लो दोस्तों, अब जो है इंटरनेशनल मार्केटिंग में हम यूनिट नंबर थर्ड देखने जा रहे हैं। इससे पहले हमने यूनिट नंबर फर्स्ट एंड यूनिट नंबर सेकंड का जो है रिवीजन कंप्लीट कर लिया है। यदि आपने नहीं देखा है तो प्लीज डू वॉच, डिस्क्रिप्शन में आपको दोनों यूनिट्स की लिंक मिल जाएगी। ओके, सो स्टार्ट करते हैं यूनिट नंबर थर्ड, जो कि सबसे पहला टर्म दिया हुआ है एक्सपोर्ट। इस पर्टिकुलर यूनिट में हम ये देखेंगे कि एक्सपोर्ट क्या होता है, कितने टाइप्स का होता है, और जो है कितने टाइप्स के लेटर्स जो हैं इशू किए जाते हैं। इस तरीके के टर्म्स जो है हम इस यूनिट में देखने वाले हैं। तो सबसे सिंपल सी बात, एक्सपोर्ट क्या होता है? तो ऐसा कोई गुड्स जो एक कंट्री में बना है और दूसरी कंट्री में उसको सेल किया जा रहा है, दैट इज नोन एज एक्सपोर्ट। सपोज इंडिया में कोई प्रोडक्ट बना है और उसको जो है हम यूएस में सेल कर रहे हैं, ठीक है, उसको सोल्ड कर रहे हैं यूएस में, तो इंडिया यानी एक तरीके से क्या कर रही है, एक्सपोर्ट कर रही है उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट। ठीक है, यहाँ पे हम इंडियन कंपनी है, यूएस कंपनी भी लिख सकते हैं कि इंडिया की कोई कंपनी यूएस में जाकर अपने गुड्स को बेच रही है, और वो गुड्स कहाँ का बना हुआ है, इंडिया का बना हुआ है। सो इंडिया के की कंपनी जो है क्या कर रही है, एक तरीके से एक्सपोर्ट कर रही है यूएस में। आइए पढ़ते हैं। द प्रोसेस ऑफ प्रोड्यूसिंग गुड्स इन वन कंट्री एंड सेलिंग देम टू अनदर इज नोन एज एक्सपोर्टिंग। बहुत आसान सी भाषा में लिखा है। एक्सपोर्टिंग क्या है कि ऐसा प्रोसेस जहां पे गुड्स जो है एक कंट्री में बनता है लेकिन सेल जो है दूसरी कंट्री में होता है, दैट इज नोन एज एक्सपोर्ट। ओके, अब टाइप्स ऑफ एक्सपोर्ट यूजली जो है हमारा टॉपिक जो कवर होता है कि टाइप्स ऑफ एक्सपोर्ट क्या होता है, लेकिन हमें ये समझना जरूरी था कि एक्सपोर्ट क्या होता है उससे पहले। ठीक है, नाउ लेट अस सी टाइप्स ऑफ एक्सपोर्ट। एक्सपोर्ट यूजली जो है दो तरीके से किया जा सकता है। एक होता है डायरेक्ट एक्सपोर्ट और दूसरा होता है इनडायरेक्ट एक्सपोर्ट। अब जैसे कि नाम से भी क्लियर है, डायरेक्ट एक्सपोर्ट यानी डायरेक्टली जो मैन्युफैक्चरर है, प्रोड्यूसर है, वो दूसरी कंट्री में जाके बेच देगा, दैट इज द डायरेक्ट एक्सपोर्ट। और इनडायरेक्ट एक्सपोर्ट में जो है बीच में आपको किसी की रिक्वायरमेंट होगी एज अ मिडिल मैन की, है ना, दैट इज इनडायरेक्ट एक्सपोर्ट। आइए इसको देखते हैं। डायरेक्ट एक्सपोर्टिंग इज अ टाइप ऑफ एक्सपोर्टिंग वेयर कंपनी डायरेक्टली सेल्स प्रोडक्ट टू ओवरसीज कस्टमर्स। कंपनी क्या करती है, अपने फॉरेन कस्टमर्स को डायरेक्टली वो गुड्स को सेल कर देती है, दैट इज नोन एज डायरेक्ट एक्सपोर्ट। और वहीं इनडायरेक्ट एक्सपोर्ट क्या होता है, इज अ टाइप ऑफ एक्सपोर्टिंग practiced by company that sells product to other countries with the help of intermediary, या फिर उसको हम लिख लेते हैं मिडिल मैन। ठीक है, तो डायरेक्ट एक्सपोर्ट में कंपनी डायरेक्ट कस्टमर को, ओवरसीज कस्टमर यानी फॉरेन कस्टमर को बेच देती है, दैट इज द डायरेक्ट एक्सपोर्ट। और इनडायरेक्ट एक्सपोर्ट का मतलब ये होता है कि जिसमें कंपनी जो है डायरेक्टली ना बेचकर किसी इंटरमीडिएटरी, किसी मिडिल मैन की मदद से, किसी डिस्ट्रीब्यूटर की मदद से जो है गुड्स सोल्ड करती है दूसरी कंट्रीज में, दैट इज नोन एज इनडायरेक्ट एक्सपोर्ट। अब हमारा टॉपिक इस सिलेबस का है डायरेक्ट एक्सपोर्ट एंड इनडायरेक्ट एक्सपोर्ट। तो इसके क्या फायदे हैं एंड क्या डीमेरिट्स हैं, लेट अस डिस्कस ओवर इट। तो डायरेक्ट एक्सपोर्ट, जैसे कि हमने देखा सिंपल सेंटेंस में कि व्हाट इज डायरेक्ट एक्सपोर्ट, द एक्सपोर्ट अंडरटेकन डायरेक्टली बाय द मैन्युफैक्चरर। एक्सपोर्ट जो है डायरेक्टली किसके द्वारा किया जाता है, मैन्युफैक्चरर के द्वारा किया जाता है, प्रोड्यूसर के द्वारा किया जा सकता है, ये भी हम लिख सकते हैं। कंपनी इटसेल्फ के द्वारा जो प्रोड्यूस कर रही है गुड्स को, उसके द्वारा किया जाता है। इस तरीके से आप सेंटेंस लिख सकते हो आपकी ऑन लैंग्वेज में। The manufacturing firm makes its own arrangement to export its products within the existing sales network or by creating a separate export department of division. अब इसमें जो मैन्युफैक्चरिंग फर्म है यानी जो कंपनी है जो गुड्स को एक्सपोर्ट करना चाहती है, वो खुद ही एक्सपोर्ट का अरेंजमेंट करती है कि कौन से प्रोडक्ट भेजने हैं, जो उसकी एग्जिस्टिंग सेल्स नेटवर्क है उसके थ्रू, या कोई नया डिपार्टमेंट क्रिएट करके जो है वो अपना एक्सपोर्ट करती है। दिस टाइप ऑफ एक्सपोर्टर इज नोन एज मैन्युफैक्चर एक्सपोर्टर्स। और डायरेक्ट एक्सपोर्टर को, एक्सपोर्ट को जो है मैन्युफैक्चर एक्सपोर्ट भी कहते हैं, और उस पर्टिकुलर एक्सपोर्टर को मैन्युफैक्चर एक्सपोर्टर भी कहते हैं। दिस इज डायरेक्ट एक्सपोर्ट, जो हमने अभी उसका मीनिंग भी देखा था। अब इसके क्या एडवांटेजेस है, डायरेक्टली यदि हम फॉरेन कस्टमर्स को बेच रहे हैं, ओवरसीज कस्टमर्स को गुड्स सोल्ड कर रहे हैं, तो उसके क्या एडवांटेज, डायरेक्ट कस्टमर कांटेक्ट हो जाता है, तो आपको कस्टमर के बारे में जानकारी हो जाती है कि उनकी रिक्वायरमेंट्स क्या हैं, वो किस तरीके का प्रोडक्ट चाहते हैं, किस क्वालिटी में चाहते हैं, किस क्वांटिटी में चाहते हैं, किस वे में अपने प्रोडक्ट को चाहते हैं, तो डायरेक्ट कस्टमर कांटेक्ट हो जाता है। हाई प्रॉफिट मार्जिन, क्योंकि डायरेक्ट कांटेक्ट होता है, कोई मिडिल मैन नहीं है, तो कोई किसी तरीके का कमीशन किसी के पास नहीं जाएगा। जो भी उसकी सेलिंग प्राइस होगी, दैट विल, जो भी प्रॉफिट मार्जिन में होगा वो पूरा का पूरा किसको मिलेगा, एक्सपोर्टर मैन्युफैक्चरर को मिलेगा। तो हाई प्रॉफिट मार्जिन रहते हैं। इंडिपेंडेंस फ्रॉम फॉरेन पार्टनर्स, यानी आपने किसी तरीके का डिस्ट्रीब्यूटर नहीं बनाया है फॉरेन में,
कि आप हमारे गुड्स भेज दो, तो इससे आपको आजादी रहेगी, आप खुद ही जो है ऑपरेट कर पाएंगे। देन गुडविल, इससे जो है आपकी कंपनी की रेपुटेशन जो है मार्केट में बनेगी, बिकॉज लोग जो है आपके प्रोडक्ट को जानेंगे, आपके नाम से जानेंगे, आपकी कंपनी के नाम से जानेंगे। देन आप आपकी गुडविल का जो है फायदा उठा सकते हैं। यस, अब हम देखें ऑप्टिमम प्रोडक्शन कैपेसिटी। इसका मतलब क्या हुआ है कि मैन्युफैक्चरर एक्सपोर्टर जो है वो रिसोर्सेस का पूरा पूरा मैक्सिमम जो है उपयोग करता है। व्हाई? बिकॉज सभी रिसोर्सेज जो है उसके हैं, चाहे फाइनेंस डिपार्टमेंट देखें, चाहे एचआर डिपार्टमेंट, जो भी डिपार्टमेंट देखें, वो पूरा का पूरा कौन यूज कर रहा है? मैन्युफैक्चरर एक्सपोर्टर। सो ही नोज द इम्पोर्टेंस ऑफ दैट। तो वो सभी रिसोर्सेज का जो है मैक्सिमम यूज करता है, यानी फुल कैपेसिटी पे प्रोडक्शन का ऑप्टिमम यूज करता है। ओके, देन डायरेक्ट कंट्रोल, मैन्युफैक्चरर एक्सपोर्टर का जो है डायरेक्टली कंट्रोल रहता है, बिकॉज ही इज द सोलली रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑल द एक्सपोर्ट एंड द बिजनेस ट्रेड। तो इसका जो है पूरा कंट्रोल रहता है टुवर्ड्स द बिजनेस। देन एक्सपोर्ट इंसेंटिव का जो है फायदा ले सकता है मैन्युफैक्चरर एक्सपोर्टर। व्हाई? बिकॉज जो भी कंसेशंस मिल रहे हैं या जो भी टैक्स एडवांटेजेस मिलते हैं, तो वो डायरेक्टली इन्वॉल्व इन द बिजनेस, सो ही कैन टेक द एडवांटेजेस ऑफ दैट। ठीक है, तो ये हो गए इसके एडवांटेजेस। अब बात करते हैं हम डायरेक्ट एक्सपोर्ट के डिसएडवांटेजेस की। व्हाट आर द डिसएडवांटेजेस ऑफ दिस? तो हाई डिग्री ऑफ रिस्क, रिस्क जो है हाई डिग्री पे रहेगा। क्यों? क्योंकि ये डायरेक्टली इन्वॉल्व है, जो भी गलत होगा तो वो मैन्युफैक्चरर एक्सपोर्टर के साथ हो जाएगा, तो ही इज द डायरेक्टली। मोर इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट इन कंपैरिजन टू इनडायरेक्ट एक्सपोर्ट, यहाँ पे जो है इन्वेस्टमेंट ज्यादा लगेगा, बिकॉज मैन्युफैक्चरर को ही सोनली हर डिपार्टमेंट, हर एक्टिविटी के लिए जो है एक्सपेंडिचर करना है। ओके, देन अनसुटेबल फॉर स्मॉल फॉर्म्स, स्मॉल फॉर्म्स के लिए जो है अनसुटेबल रहेगा द डायरेक्ट एक्सपोर्ट। व्हाई? क्योंकि जो स्मॉल फॉर्म्स हैं उनको ये है दिक्कत कि वो पर्टिकुलरली एक किसी चीज में जो है स्पेशल होते हैं, बाकी सब चीजें जो है उनकी वीक रहती हैं, तो वो जो है डायरेक्टली एक्सपोर्ट नहीं कर पाएंगे, ये इशू होता है। तो स्मॉल फॉर्म्स के लिए ये सुटेबल नहीं है। लिमिटेड मार्केट कवरेज होगा, बिकॉज मैन्युफैक्चरर डायरेक्टली इन्वॉल्व है, तो हर जगह आप ध्यान नहीं दे पाएंगे, कहीं ना कहीं लिमिटेशंस आएंगी, तो मार्केट कवरेज जो है वो लिमिटेड रहेगा। इनसफिशिएंट नॉलेज ऑफ मार्केट एंड कल्चर, मार्केट एंड कल्चर का जो है पर्टिकुलरली जिस फॉरेन लैंड पे हम बिजनेस ट्रांजेक्शन कर रहे हैं, कभी कभी ऐसी प्रॉब्लम हो सकती है कि अप्रोप्रिएट नॉलेज न होने की वजह से जो है वहां पे हमारा प्रोडक्ट नहीं चल पाया। सो दिस आर द वेरियस डिसएडवांटेजेस दैट आर ऑफ द डायरेक्ट एक्सपोर्ट के समय जो है हमें फेस करनी पड़ती है, और इसको हम डीमेरिट्स, ड्रॉबैक्स इसके नाम से भी हम पढ़ सकते हैं, डिफेक्ट्स के नाम से पढ़ सकते हैं। कॉम्प्लेक्सिटी कौन सी आती है डायरेक्ट एक्सपोर्ट के समय, ये भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। ओके, अब बढ़ते हैं टुवर्ड्स द इनडायरेक्ट एक्सपोर्ट। जैसे कि हमने पढ़ा था कि इनडायरेक्ट एक्सपोर्ट में हमें किसी माध्यम की जरूरत होती है, डायरेक्टली हम गुड्स नहीं सेल करते हैं। तो मैन्युफैक्चर डज नॉट डायरेक्टली एक्सपोर्ट टू फॉरेन बायर्स, यहाँ पे मैन्युफैक्चर जो है डायरेक्टली फॉरेन बायर को नहीं बेचता है। द मैन्युफैक्चर एक्सपोर्ट थ्रू इंटरमीडिएटरीज के थ्रू जो है वो गुड्स को सेल करता है, जैसे कि मर्चेंट एक्सपोर्टर हो गए जो एक्सपोर्टिंग का काम करते हैं, उनके थ्रू एक्सपोर्टिंग हाउसेस बने हुए रहते हैं, एक्सपोर्ट हाउसेस के थ्रू, या ऑल फॉर्म्स ऑफ ट्रेडिंग हाउसेस जो इस तरीके का काम करते हैं, यानी किसी भी तरीके का एजेंट्स का या एजेंट्स हाउस जो बने हुए हैं स्पेशली फॉर द एक्सपोर्ट कंसर्न, उनके द्वारा जो है इनडायरेक्ट एक्सपोर्ट किया जाता है। यानी यहाँ पे मैन्युफैक्चरर एंड जो इम्पोर्टर है, यानी जो गुड्स को खरीदेगा बायर, इसके बीच में जो है और चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन हो सकते हैं। यहाँ पे कोई मिडिल मैन हो सकता है, एजेंट हो सकता है, कोई ट्रेडिंग हाउस हो सकता है, एक्सपोर्ट हाउस हो सकता है। ठीक है, तो मिडिल मैन जितने ज्यादा मिडिल मैन रहेंगे उतना उनका कमीशन जुड़ता जाएगा। तो दिस इज ऑल अबाउट इनडायरेक्ट एक्सपोर्ट। लेकिन इनडायरेक्ट एक्सपोर्ट के अपने एडवांटेजेस हैं, लेट अस सी। एडवांटेजेस, सबसे पहले रिस्क कम रहती है, क्योंकि डायरेक्ट में तो आप खुद ही डायरेक्टली इन्वॉल्व रहते हैं हर एक्टिविटी में, लेकिन इनडायरेक्ट एक्सपोर्ट में बहुत सारी चीजें जो है आपके मिडिल मैन मैनेज करते हैं, तो रिस्क यहाँ पे कंपैरेटिवली कम होती है डायरेक्ट के कंपैरिजन में। देन इन्वेस्टमेंट जो है कम लगता है, क्योंकि कहीं ना कहीं डिस्ट्रीब्यूशन होता है अलग अलग एक्टिविटीज, यदि दूसरा कोई देख रहा है, जैसे कोई एडवर्टाइजमेंट का डिपार्टमेंट किसी मिडिल हाउस को दे दिया या एक्सपोर्ट हाउस को, तो वो उस चीज को देखेगा, तो आपका इन्वेस्टमेंट उसमें कम होगा, आपको सिर्फ नॉमिनल चार्जेस देने पड़ेंगे उसको। स्पेशलाइजेशन का फायदा उठा पाएंगे, जैसे कि स्मॉल फॉर्म्स किसी एक चीज में अच्छी हैं, तो जो आपकी स्पेशलाइजेशन है उस पर आप और बेहतर वर्क कर पाएंगे और अच्छा परफॉर्म कर पाएंगे, क्योंकि बाकी सब डिपार्टमेंट देखने के लिए ऑलरेडी यू हैव अपॉइंटेड समवन सुटेबल फॉर स्मॉल फॉर्म्स। इसलिए ये स्मॉल फॉर्म्स के लिए सुटेबल है, क्योंकि इसमें इन्वेस्टमेंट भी कम लगता है, रिस्क भी
कम होती है। टेक्निकल गाइडेंस मिल पाता है, जैसे कि हर फर्म के पास जरूरी नहीं है टेक्निकल गाइडेंस हो, तो जो है यहाँ पे इनडायरेक्ट एक्सपोर्ट में ये होता है कि आप ऑलरेडी कोई टेक्निकल कंसल्टेंट को अपॉइंट कर लेते हैं जो आपकी टेक्नोलॉजी की इसको देखता है। आफ्टर सेल सर्विस जो है कोई और मैनेज कर पाता है, जैसे कि आपने फॉरेन लैंड पे कोई प्रोडक्ट बेचा है तो वहीं पे जो है डिस्ट्रीब्यूटर अरेंजमेंट कर लेता है, यदि कुछ रिपेयर्स रहा या कुछ गारंटी वारंटी का कंसेप्ट रहा तो वो वहीं पे मैनेज कर लेंगे। तो इसको जो है फिर ये एक इसका एडवांटेज रहता है ऑफ द इनडायरेक्ट एक्सपोर्ट। ओके, तो ये इसकी एडवांटेजेस हो गए ऑफ द इनडायरेक्ट एक्सपोर्ट की। अब इसके डिसएडवांटेज देखें, क्योंकि हर चीज के जो है कुछ अच्छी क्वालिटीज होती है तो उसमें कुछ बुरी भी रहती हैं। सो लेट अस सी द डिसएडवांटेजेस ऑफ इनडायरेक्ट एक्सपोर्ट। सबसे पहले लो प्राइस मिलता है, क्योंकि ये प्राइस जो है अलग अलग लोगों में डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है तो इसकी प्राइसिंग जो है आपको बहुत ही कम मिल पाती है। ओके, और फिर यदि हम बात करें तो नो एक्सपोर्ट इंसेंटिव, कोई भी एक्सपोर्ट इंसेंटिव टैक्स बेनिफिट जो है आपको नहीं मिल पाता है, किसी भी तरीके का टैक्स कंसेशन वगैरह, क्योंकि इसमें बहुत सारे मीडियम ऑफ चैनल्स हैं जो बिजनेस में इन्वॉल्व रहते हैं, तो कोई इंडिविजुअल नहीं है, तो इसमें कोई नो एक्सपोर्ट इंसेंटिव। लैक ऑफ कंट्रोल, वो डायरेक्ट एक्सपोर्ट में जो है कंट्रोल पूरा का पूरा मैन्युफैक्चरर एक्सपोर्टर के हाथ में रहता है, लेकिन इनडायरेक्ट एक्सपोर्ट में लैक ऑफ कंट्रोल रहता है, क्योंकि बहुत सारी जो है मिडिल मैन इन्वॉल्व रहते हैं या एक्सपोर्ट हाउसेस इन्वॉल्व रहते हैं, जिसके कारण कंट्रोल जो है एक के हाथ में नहीं रहता है। देन लोअर प्रॉफिट मार्जिन, ऑब्वियसली प्रॉफिट मार्जिन जो है लो हो रहते हैं, बिकॉज देयर आर वेरियस चैनल्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन जिसको आपको पेमेंट देना रहता है, कमीशन देना रहता है, तो कहीं ना कहीं प्रॉफिट मार्जिन जो है आपका कम हो जाता है, सेल्स भी डिक्रीज हो जाती है। डिपेंडेंस ऑन कमिटमेंट ऑफ पार्टनर, वहां पे जो है आपको आजादी रहती है, इंडिपेंडेंट रहते हैं आप, फॉरेन पार्टनर्स का कोई डिपेंडेंस नहीं रहता, लेकिन यहाँ पे आपको डिस्ट्रीब्यूटर जो है वो फॉरेन का ही रहेगा, तो उसके ऊपर जो है आपको डिपेंडेंट रहना पड़ेगा कि उसने जो कमिटमेंट किया है उसके हिसाब से आपको जो है एक डिपेंडेंसी बढ़ जाएगी, तो ये एक डिसएडवांटेज है। नो डायरेक्ट कस्टमर कॉन्टेक्ट, आप कस्टमर से डायरेक्टली कॉन्टेक्ट नहीं कर पाएंगे, ये इसका सबसे बड़ा डिसएडवांटेजेस है इन द इनडायरेक्ट एक्सपोर्ट, क्योंकि कस्टमर को नहीं कांटेक्ट हो पा रहा है, यानी कस्टमर को आप समझ नहीं पा रहे हैं, वो आपको नहीं समझ पा रहा है कि आप किस इंटेंशन से वो प्रोडक्ट जो है इस क्वालिटी का है या जो भी है, तो ये दिस इज वन ऑफ द मेजर डिसएडवांटेज ऑफ द इनडायरेक्ट एक्सपोर्ट, बिकॉज प्रोडक्ट किसके लिए बन रहा है, कस्टमर के लिए, तो उसको पसंद आ रहा है नहीं आ रहा है, उसकी वो डायरेक्टली चीजें जो है आप तक नहीं पहुंच पाती, सो दिस इज द वन ऑफ द डिसएडवांटेजेस। ओके, सो लेट अस मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक। यस, अब हम देखिए मेथड्स ऑफ इंटरनेशनल पेमेंट। अब इंटरनेशनल पेमेंट्स होंगे, ऑब्वियसली एक्सपोर्ट होगा या इंपोर्ट होगा, तो उसको ट्रांजेक्शन को फुलफिल करने के लिए पैसों का लेन देन होगा। अब इंटरनेशनल पेमेंट्स देने के अलग अलग मेथड्स होते हैं जिससे हम पेमेंट्स कर सकते हैं, तो वी कैन सी देयर आर वेरियस मेथड्स ऑफ डूइंग इंटरनेशनल पेमेंट्स। दिस इज वन ऑफ द इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हम कह सकते हैं जो एग्जामिनेशन में पूछा जा सकता है, या तो पर्टिकुलर मेथड पूछेंगे कि इसको एक्सप्लेन करिए, या फिर अलग से बोल देंगे कि मेथड्स, पूरे जितने मेथड्स हैं उनको एक्सप्लेन करिए। तो ध्यान से इसको सुनिए, देयर आर वेरियस मेथड्स, बहुत आसान है, समझेंगे तो इजीली आपको समझ में आ जाएगा। तो सबसे पहला मेथड है कंसाइनमेंट मेथड। दोस्तों, कंसाइनमेंट मेथड इज वन ऑफ द मेथड ऑफ इंटरनेशनल पेमेंट। इसमें गुड्स पहुंचने के बाद, गुड्स जब तक एंड कंज्यूमर तक नहीं पहुंच जाते हैं तब तक जो है उसका पेमेंट नहीं होता है। तो इसको चाहे तो आप लिख लीजिए, पेमेंट इज मेड only after goods have been reached to end consumers, यानी जो इसका इस्तेमाल करेगा तब तक, कंज्यूमर तक यदि गुड्स नहीं पहुंचा है तो तब तक इसका पेमेंट नहीं होगा, बाय ओवरसीज या फिर फॉरेन डिस्ट्रीब्यूटर। फॉरेन डिस्ट्रीब्यूटर के द्वारा जब तक वो गुड्स एक्चुअल कस्टमर तक नहीं पहुंचा है तब तक उसका पेमेंट नहीं होगा। यहाँ पे ओवरसीज डिस्ट्रीब्यूटर क्या करता है, वो गुड्स को देखेगा, उसकी निगरानी करेगा, उसको मैनेज करेगा, ओके, एंड इसको सेल करेगा। तो दिस इज द कंसाइनमेंट मेथड, जिसमें गुड्स एंड कंज्यूमर तक पहुंचेगा, उसके बाद उसका पेमेंट होगा। देन कम्स द ओपन अकाउंट मेथड। ओपन अकाउंट मेथड इज वन ऑफ द मेथड ऑफ द इंटरनेशनल पेमेंट। यहाँ पे जो है पेमेंट ड्यू होने से पहले, ओके, पेमेंट ड्यू होने से, बिफोर पेमेंट इज ड्यू, जो है गुड्स आपके पहुंच जाने चाहिए, गुड्स का शिपमेंट हो जाता है, दैट इज नोन एज द ओपन अकाउंट मेथड। यानी पेमेंट ड्यू होने से पहले जो है गुड्स पहुंच जाते हैं, यानी एक तरीके का अकाउंट खुला हुआ रहता है इंपोर्टर के द्वारा, और वो कहता है कि इसमें
पेमेंट ड्यू होने से पहले ही आप उसमें जो है गुड्स को शिपमेंट कर दीजिए, गुड्स भेज दीजिए, और उसके बाद जो है उसका पेमेंट करता है। यूजली जो है इसके डेज फॉलो होते हैं, 30 डेज, 60 डेज, 90 डेज में जो है इसका पेमेंट होता है। दैट इज ओपन अकाउंट मेथड। फिर आता है लेटर ऑफ क्रेडिट, जिसको हम डिटेल में भी देखेंगे। इट इज अगेन एन इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, अलग से भी पूछ लिया जाता है। लेटर ऑफ क्रेडिट यदि यहाँ पे शॉर्ट में देखें तो एक तरीके की जो है गारंटी दी जाती है बैंक के द्वारा इन द लेटर फॉर्म, कि हम जो है गारंटी ले रहे हैं कि जैसे ही गुड्स इंपोर्टर के पास पहुंचेंगे या डिस्ट्रीब्यूटर के पास पहुंचेंगे, आपका पेमेंट आपको मिल जाएगा। वो एज अ थर्ड पार्टी गारंटर लेता है फॉर द पेमेंट। तो लेटर ऑफ क्रेडिट, इसके भी अलग अलग टाइप्स होते हैं, जिसको अभी हम डिटेल में देख लेंगे। फिर आता है आपका डॉक्यूमेंट कलेक्शन। इसमें जो है दोनों पार्टीज यानी बायर यानी जो इंपोर्टर होगा, जो खरीदेगा गुड्स, और जो सेलर यानी जो एक्सपोर्टर होगा, इन दोनों की बैंक्स जो है इन्वॉल्व रहती हैं, और वो जो है डाटा कलेक्ट करती हैं, डॉक्यूमेंट्स बनाती हैं एक दूसरे के प्रति कि इतना लेन देन है जो भी है। तो वो एक तरीके की गारंटी ले लेती हैं फॉर द पेमेंट। एक्सपोर्टर को रिसीव हो जाता है एक्सपोर्टर बैंक को, और जो इंपोर्टर बैंक है उनकी गारंटी देती है कि यस इंपोर्टर का पैसा जो है हम आपको देंगे। तो दैट इज डॉक्यूमेंट कलेक्शन मेथड। कैश इन एडवांस नाम से भी क्लियर है, इसमें जो है एडवांस सेंड कर दिया जाता है बिफोर रिसीविंग द गुड्स। गुड्स बिफोर रिसीविंग गुड्स जो है आपको पेमेंट जो है देना पड़ता है। यूजली कॉल्स इन एडवांस तब इस्तेमाल किया जाता है जब कोई आपका नया क्लाइंट जो है बायर बना है, तो उस पर विश्वास कैसे होगा, इसलिए उसको पहले एडवांस देना पड़ता है, फिर आप भेजते हैं। दैट इज कॉल्स इन। देन पेमेंट विद ऑर्डर। पेमेंट विद ऑर्डर यानी जैसे ही आपने एक्सपोर्ट ऑर्डर डाला है, सामने वाले ने ऑर्डर डाला है, तो उसका पेमेंट जो है उसके साथ हो जाएगा। दैट इज पेमेंट बाय ऑर्डर मेथड। सो दिस आर द वेरियस मेथड्स ऑफ इंटरनेशनल पेमेंट। देन कम्स बिल्स ऑफ एक्सचेंज, जिसे हम बीई और हमने 11th अकाउंट्स में पढ़ा है, बीकॉम में पढ़ा है, फिर एमकॉम में भी पढ़ा है बहुत बार हमने। बिल्स ऑफ एक्सचेंज जहाँ पे दो पार्टीज रहती हैं, इसको भी अभी हम डिटेल में देखेंगे। और एक जो है बिल बनाता है कि सर्टन सम ऑफ मनी जो है सर्टन टाइम पीरियड के बाद जो है ये सामने वाला मुझे देगा, है ना। तो इसको डिटेल में देख लेते हैं हम वहीं पे। बिल्स ऑफ एक्सचेंज ये भी एक मेथड है। तो दिस आर द वेरियस मेथड जिससे हम इंटरनेशनल पेमेंट्स कर सकते हैं। ओके, दोस्तों इसको अच्छे से समझिए। और इन एग्जाम दिस क्वेश्चन कैन कम, या इससे रिलेटेड ऑब्जेक्टिव आएगा श्योर शॉर्ट, कुछ ना कुछ आपको इससे रिलेटेड मिलेगा। पिछले साल शायद से बिल्स ऑफ एक्सचेंज आया हुआ एग्जामिनेशन में। ओके, नाउ लेट अस मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक। बिल्स ऑफ एक्सचेंज क्या होता है? तो बिल्स ऑफ एक्सचेंज इज एन रिटन ऑर्डर being one party to pay a fixed sum of money to another party on demand or at a sub point of time in the future। क्या होता है, सपोज ए एक पर्सन है और बी ए ने जो है गुड्स सोल्ड की है किसको, बी को। अब बी जो है यूएस में रहने वाला, अगेन ए जो है इंडियन कंपनी है ना, इंडियन इंडिविजुअल है जिसने बी को जो है यूएस में गुड्स सोल्ड किए हैं। अब ए यहाँ पे बोलेगा कि आप मुझे पैसा कब देंगे, तो बी बोलता है एट प्रेजेंट मैं इमीडिएट नहीं दे सकता, आप बिल बना दीजिए। तो ए जो है एक बिल ड्रॉ करता है जिसे हम नाम देंगे बिल्स ऑफ एक्सचेंज। उस पे वो ये लिखेगा कि इतना अमाउंट जो है बी को देना है और इतने समय, जैसे बी ने बोला है मैं 2 महीने के बाद पेमेंट कर दूंगा, तो उस पर वो मेंशन कर देगा आफ्टर 2 मंथ्स या 60 डेज, जो भी एक टाइम पीरियड रहेगा, या ऑन डिमांड फ्यूचर की कोई डेट लिखकर उस पे ए साइन कर देगा, बी से साइन करवा लेगा। तो इस केस में ये दो पार्टीज होती हैं, और जो पार्टी बिल लिखती है उसे हम कहते हैं ड्रॉवी ड्रॉवर सॉरी, और जो पेमेंट देता है उसे हम कहते हैं ड्रॉवी। इसमें यूजली 3 पार्टीज रहती हैं, जिसको अभी हम देखते हैं। और इसमें कितना अमाउंट देना है ये सभी चीजें जो है उस लेटर में मेंशन रहता है, एंड इट इज साइंड बाय द ड्रॉवर एंड ड्रॉवी के द्वारा साइन किया जाता है। दैट इज बिल्स ऑफ एक्सचेंज। अब इट ऑफन इंक्लूड्स 3 पार्टीज। ड्रॉवी इज द पार्टी दैट पेज द सम, जो पैसा देता है, जिसको पैसे देने हैं, है ना, जिसने क्रेडिट पे गुड्स खरीदा है, वो पार्टी जो है कौन कहलाएगी, ड्रॉवी। द पेई रिसीव्स द सम, पेई ऐसा पर्सन है जिसको अमाउंट मिल रहा है, एंड द ड्रॉवर इज वन दैट ऑब्लाइज द ड्रॉवी टू पे द पेई। और ड्रॉवर जो बिल लिखता है और पेई जिसके पास अमाउंट आता है। हो सकता है बी जो है ए को डायरेक्टली ही पेमेंट दे दे, तो उस केस में ए जो है ड्रॉवर भी हो गया, पेई भी हो गया। लेकिन हो सकता है बी ने किसी मिडिल मैन का जो है किसी बैंक का इस्तेमाल किया है, सपोज वहां की यूएस में एसबीआई बैंक का इस्तेमाल करके उसके थ्रू पेमेंट करवाया है,
तो यहाँ पे एसबीआई जो है क्या कहलाएगी, पेई कहलाएगी, क्योंकि रिसीव कौन कर रही है, एसबीआई, यूएस की एसबीआई जो है रिसीव कर रही है। तो पेई जो रिसीव करेगा सम, ड्रॉवर जो बिल को बनाएगा, और जो पे करता है, बिल का पेमेंट करता है, उसे हम कहते हैं ड्रॉवर। तो ये होता है बिल्स ऑफ एक्सचेंज, एक तरीके का रिटर्न डॉक्यूमेंट होता है कि सर्टन सम ऑफ मनी सर्टन टाइम इंटरवल में आपको देना है। Then it is used in international trade to help importers and exporters to fulfill transactions को fulfill करने के लिए। Then comes while a bills of exchange is not a contract itself, ये कोई contract नहीं है, it involves party can use it to specify the terms of transaction such as credit terms and rate of accrued interest। जब credit पे goods भेजे जाते हैं तो usually bills of exchange का इस्तेमाल किया जाता है, एक बिल बनाया जाता है जिसमें मेंशन किया जाता है कि ये पार्टी सर्टेन टाइम ऑफ पीरियड के बाद जो है हमें अमाउंट देगी, यदि सर्टेन टाइम में नहीं दे रही है तो उस पर जो भी इंटरेस्ट चार्ज करना है उसकी डिटेल भी मेंशन रहती है। ठीक है, तो ये होता है हमारा बिल्स ऑफ एक्सचेंज। अब बिल्स ऑफ एक्सचेंज के कंटेंट्स क्या रहते हैं, क्या क्या चीजें इस बिल में पर्टिकुलरली लिखी रहती हैं, लेट अस डिस्कस द फॉर्मेट ऑफ द बिल्स ऑफ एक्सचेंज, उसमें क्या क्या चीजें मेंशन है। तो ये सभी चीजें जो है मेंशन है, ड्रॉवर्स एड्रेस एंड नेम, जो बंदे ने ड्रॉ किया है बिल उसका नेम एंड एड्रेस, ऑब्वियसली जो आपको गुड सोल्ड करता है उसका नाम, शॉप का नाम मेंशन रहता है, फिर ड्रॉई का एड्रेस एंड नेम, अमाउंट कितना देना है वो, डेट एंड टाइम ऑफ ट्रांजेक्शन, जब ट्रांजेक्शन हुआ था उसका टाइम एंड पीरियड, मैच्योरिटी डेट, ये कब पेमेंट होना है, इसका पेमेंट कब होगा उस बिल का वो, सिग्नेचर ऑफ एक्नॉलेजमेंट ऑफ बोथ द पार्टी फॉर ऑथराइजेशन, और दोनों का सिग्नेचर जो है उस पर मेंशन होना चाहिए। ये सभी चीजें बिल्स ऑफ एक्सचेंज में होती है। इंटरनेशनल पेमेंट मैकेनिज्म बिल्स ऑफ एक्सचेंज इंपॉर्टेंट है, इसको इसके लिए जो है हमने इसको अलग से देखा है। ओके, नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक, लेटर ऑफ क्रेडिट। जो दूसरा इंपॉर्टेंट मेथड था दैट इज लेटर ऑफ क्रेडिट, उसको भी अब हम देख लेते हैं। तो लेटर ऑफ क्रेडिट अगेन इट इज अ डॉक्यूमेंट सेंट फ्रॉम अ बैंक और अ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन दैट गारंटीज दैट अ सेलर विल रिसीव बायर्स पेमेंट ऑन टाइम एंड फॉर फुल अमाउंट। ओके, तो लेटर ऑफ क्रेडिट क्या है, एक तरीके का गारंटी का लेटर है जो बैंक के द्वारा दिया जाता है, किसकी बैंक के द्वारा, जो गुड्स रिसीव कर रहा है, इंपोर्टर की बैंक के द्वारा दिया जाता है कि सेलर को जो है पूरा का पूरा अमाउंट विद इन टाइम पीरियड जो भी है वो दे दिया जाएगा, ऐसा गारंटी लिखवाई जाती है बैंक के थ्रू और बैंक वो इशू करता है। इट इज ऑफन सेड विद इन द इंटरनेशनल ट्रेड इंडस्ट्री, बैंक कलेक्ट अ फी फॉर इशूइंग अ लेटर ऑफ क्रेडिट। ऑब्वियसली बैंक रिसीव आपको इशू कर रही है लेटर ऑफ क्रेडिट, तो उसके बिहाफ पे वो कुछ ना कुछ फीस आपसे लेगी। ठीक है, तो ये होता है लेटर ऑफ क्रेडिट। अब डिफरेंट टाइप्स ऑफ लेटर ऑफ क्रेडिट होते हैं, उसको डिस्कस कर लेते हैं। टाइप्स ऑफ लेटर ऑफ क्रेडिट, एक होता है इरिक्वेबल एंड सॉरी इरिक्वेबल एंड रिक्वेबल लेटर ऑफ क्रेडिट। अब इरिक्वेबल लेटर ऑफ क्रेडिट ऐसा लेटर ऑफ क्रेडिट होता है जिसको आप चेंज नहीं कर सकते हैं, यानी इट इज अनचेंजेबल, है ना, जो भी टर्म्स एंड कंडीशन एक बार लिखा दे उसके बाद आप उसको चेंज नहीं। लेकिन रिक्वेबल में जो है आप अमेंडमेंट्स जो है कर सकते हैं। अब ये अमेंडमेंट्स कौन करेगा, लेटर ऑफ क्रेडिट कौन इशू करता है, बैंक, तो इशूइंग बैंक जो है इसको चेंज कर सकती है या नहीं कर सकती। लेकिन आपका इरिक्वेबल लेटर ऑफ क्रेडिट है तो उसमें कोई भी चेंजेस नहीं होंगे, लेकिन रिक्वेबल है तो उसमें चेंजेस हो सकते हैं। देन कन्फर्म्ड एंड नॉन अनकन्फर्म्ड लेटर ऑफ क्रेडिट, तो ये एक तरीके से डबल गारंटी हो जाती है। किस तरीके से डबल गारंटी होगी, एक तो आपको इशूइंग बैंक लेटर ऑफ क्रेडिट देती है, अब आपको भरोसा नहीं आ रहा है कि हो सकता है हम ये बैंक दे दें, तो उसके बिहाफ पे एक एडवाइजरी बैंक भी इंपोर्टर आपको देता है कि यदि इशूइंग बैंक भी पेमेंट नहीं कर पाती है तो एडवाइजरी बैंक आपको पेमेंट करेगी, यानी डबल गारंटी दी जाती है, दैट इज कन्फर्म्ड लेटर ऑफ क्रेडिट, जिसमें आपको पेमेंट मिलेगा ही मिलेगा। और अनकन्फर्म्ड में इसका अपोजिट, ये डबल गारंटी नहीं मिलती है, जस्ट आपको रेगुलर लेटर ऑफ क्रेडिट मिलता है। देन ट्रांसफरेबल लेटर ऑफ क्रेडिट, ये जरा इंटरेस्टिंग लेटर ऑफ क्रेडिट है। अब यहाँ पे सपोज कोई एक्सपोर्टर है लेकिन वो मिडिल मैन है ना, कोई बनाने वाला, कोई मैन्युफैक्चरर जो है वो दूसरा है। अब अल्टीमेट पेमेंट किसके पास जाता है, मैन्युफैक्चरर, लेकिन एक्सपोर्टर चाहता है कि इंपोर्टर की डिटेल्स जो है वो मैन्युफैक्चरर तक ना पहुंचे, है ना, और इंपोर्टर को तो पेमेंट करना है। अब इंपोर्टर पेमेंट करेगा तो इन्फॉर्मेशन पहुंचेगी मैन्युफैक्चरर की कौन इंपोर्टर है, किसको कुछ जा रहा है। तो एक्सपोर्टर मिडिल मैन क्या करता है, ये ट्रांसफरेबल लेटर ऑफ क्रेडिट बनवा लेता है कि वो जो है मैन्युफैक्चरर के नाम पे जो ना बनवा के खुद के नाम पे बनवा लेता है उसको,
और जब पेमेंट उसका हो जाता है वो पेमेंट जो है मैन्युफैक्चरर दैट इज ट्रांसफरेबल लेटर ऑफ क्रेडिट। देन स्टैंड बाय लेटर ऑफ क्रेडिट, रेगुलर के अलावा एक लेटर ऑफ क्रेडिट जो है दिया जाता है यदि ऐसा डर रहता है कि इम्पोर्टर जो है फेल हो जाएगा पेमेंट करने में, तो जो लेटर ऑफ क्रेडिट दिया जाता है दैट इज स्टैंड बाय लेटर ऑफ क्रेडिट। देन कम्स रिवॉल्विंग लेटर ऑफ क्रेडिट, जब बहुत सारे ट्रांजेक्शन होते रहते हैं बिटवीन द एक्सपोर्टर एंड इम्पोर्टर, तो बार बार लेटर ऑफ क्रेडिट न बनवाने के बजाय रिवॉल्विंग लेटर ऑफ क्रेडिट बनवाया जाता है, जिसको फ्रिक्वेंटली यूज कर सकते हैं, है ना, डिफरेंट समय में उसी का ही इस्तेमाल करके जो है हम रिवॉल्विंग लेटर ऑफ क्रेडिट यानी हम इसको जो है कह सकते हैं कि मल्टीपल शिपमेंट के लिए जो है यूज कर सकते हैं, अलग अलग ट्रांजेक्शन के लिए हम सेम लेटर ऑफ क्रेडिट का इस्तेमाल कर सकते हैं। जब ट्रांजेक्शन फ्रिक्वेंट है, सेलर और बायर एक दूसरे को जानते हैं, तो बैंक जो है रिवॉल्विंग लेटर ऑफ क्रेडिट इशू कर देती है, इससे क्योंकि टाइम सेव होता है, बार बार बैंक को नहीं बनाना पड़ता है। देन कम्स रेड क्लॉज लेटर ऑफ क्रेडिट, ये जो है यूजली एक तरीके का एडवांस पेमेंट दे दिया जाता है इंपोर्टर के द्वारा, इसके बिहाफ के लिए लेटर ऑफ क्रेडिट बनवाया जाता है कि आप हमें एडवांस दे दो, या फिर इसकी फाइनेंसिंग करवाई जाती है कि इसका थोड़ा थोड़ा अमाउंट पहले से कुछ एडवांस दे दिया और बाकी कुछ महीने के बाद जो है वो अमाउंट मिलता है, तो दैट इज रेड क्लॉज लेटर ऑफ क्रेडिट। ओके, सो लेटर ऑफ क्रेडिट एक तरीके की गारंटी दी जाती है इशूइंग बैंक के द्वारा कि आपका पेमेंट जो है इंपोर्टर की तरफ से हम देंगे यदि पेमेंट में कोई भी डिफॉल्ट होता है तो। एंड दिस आर द वेरियस डिफरेंट टाइप्स ऑफ लेटर ऑफ क्रेडिट। ओके, तो यहाँ पे दोस्तों हमारा यूनिट नंबर थर्ड जो है कंप्लीट होता है, और फिर हम मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में विद यूनिट नंबर फोर्थ। तब तक आप इसको रिवाइज कर लीजिए और बाकी के दोनों यूनिट्स को भी रिवीजन कर लीजिए। ओके, and kindly like, share and subscribe the channel to support us with this. Thank you.